गेहूं रबी की मुख्य फसल है जिसकी बुवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। जिन किसान भाइयों के खेत अब खाली हुए हैं या जिनके खेत खाली होने वाले हैं, ऐसे खेतों में गेहूं की खेती करने के लिए कुछ तकनीकी बातों का ध्यान रखना होता है, तभी देर की दशा में गेहूं की अच्छी उपज ले सकते हैं। तो आइए देर से गेहूं की बुवाई पर तकनीकी जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जौनपुर के डॉक्टर अशोक कुमार सिंह से। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि जो समय से अब बुआई का टाइम निकल चुका है, अब इस समय हम लोग किसान भाई जो है विलम्ब से बोने वाली प्रजातियों का चयन उनको करना चाहिए। तो विलम्ब से बोने वाली प्रजाति में आपको हम बता देना चाहते हैं कि हमारे नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद, जो अयोध्या के नाम से जाना जाता है, वहाँ से हमारे विश्वविद्यालय से जो विलम्ब से बोने वाली प्रजाति नरेंद्र गेहूँ 2036 का निजात किया गया है, जो 2002 में हमारे विश्वविद्यालय द्वारा इसको विकसित किया गया है। जो इसकी पकने की अवधि है वो 110 से 115 दिन में पक के तैयार हो जाती है, और जो इसकी उपज क्षमता है वो 40 से 45 कुंटल पर हेक्टेयर से इसकी उपज हमको प्राप्त होती है। इसी क्रम में हमारे ही विश्वविद्यालय से अभी नरेंद्र 1076 के नाम से प्रजाति जो विकसित हुई है, ये भी किसानों के बीच में विलम्ब से बुआई के लिए बहुत प्रचलित है। जिस क्रम में DBW 14, HUW 234, HP 1633, HD 2643 जो गंगा के नाम से प्रचलित है, और इसी क्रम में K9162 और K9533 जो 105 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और इसकी उपज क्षमता जो है वो 35 से 45 कुंटल पर हेक्टेयर है। विलम्ब से और भी प्रजातियां हमारे पास DBW 16 जो 120 से 125 दिन में पक के तैयार हो जाती है, इसकी उपज क्षमता 40 से 45 कुंटल पर हेक्टेयर है। और भी प्रजातियां हमारी हैं जैसे UP 2425, PBW 373, और इसके अलावा किसान भाई जब विलम्ब से आप इन सब प्रजातियों का बुआई करेंगे तो निस्संदेह आपको जो है अच्छी उपज प्राप्त होगी। और अगर जो किसान भाई जो जनवरी माह तक जो है अगर गेहूं की बुआई करते हैं तो उसके लिए हमारे चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से उन्नत हलना प्रजाति जो है निजात की गई है, जो कि हमारी जो है 10 जनवरी तक इसको जो है हम बो सकते हैं। जो किसान भाई अगर बहुत ही विलम्ब करके बोना चाहते हैं तो इस उन्नत हलना को चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त कर इसकी बुआई करें। इसकी भी उपज क्षमता बहुत अच्छी है। आइए बात करते हैं खाद और उर्वरक प्रबंधन की। फसल की प्रति इकाई पैदावार बहुत कुछ खाद एवं उर्वरक की मात्रा पर निर्भर करती है। खाद एवं उर्वरक की मात्रा गेहूं की किस्म, सिंचाई की सुविधा, बोने की विधि आदि कारकों पर निर्भर करती है। अच्छी उपज लेने के लिए भूमि में कम से कम 35 से 40 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद को अच्छी तरह मिला दे। असिंचित गेहूं की देशी किस्मों में आधार मात्रा के रूप में 40 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो स्फुर व 20 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर बुआई के समय हल्की तली में देना चाहिए। बौनी किस्मों में 60 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो स्फुर, 30 किलो पोटाश बुआई के समय देना लाभप्रद होता है। आपको पता होगा कि जो भी हमारी प्रजातियां ये सब हैं, इनकी उपज क्षमता कम होती है। होता क्या है कि तापक्रम जो गेहूं का होता है वो एप्रोप्रिएट टाइम, उसका जो समय होता है वो हमारा नवंबर का महीना होता है। जैसे जैसे हम विलम्ब करते जाते हैं, टेम्परेचर जब बढ़ता जाता है तो इसके जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जो हम इसमें बीज दर का उपयोग करते हैं, जो बीज दर हम पर हेक्टेयर डालते हैं, उसकी मात्रा हमारी जो समय से अगर बो रहे हैं उससे जो है 20 से 25% हमको ज़्यादा बीज की मात्रा लगानी पड़ती है। तो उसके लिए किसान भाई आपको कम से कम 125
किलोग्राम से लेकर के 145 किलोग्राम विलम्ब से बुआई के लिए पर हेक्टेयर हमको बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसी के साथ साथ आपको बीज को उपचार कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो बीज के उपचार के लिए आपको बीज ले आते हैं तो उसको आप जो है थीरम या कैप्टान 2 ग्राम मात्रा उसकी ले करके पर केजी सीड आप उसको शोधित करके अपने खेत में इसकी बुआई करें। गेहूं के साथ अनेक प्रकार के खरपतवार भी खेत में उगकर पोषक तत्वों, प्रकाश, नमी आदि के लिए फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इनके नियंत्रण के लिए पेंटीमिथेलिन 30 EC 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस प्रकार की गेहूं की बोनी करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, समय पर बोई गई आलू की फसल बढ़वार की शुरुआती अवस्था पर है और इस समय तापमान में आ रहे उतार चढ़ाव के कारण फसल पर कई रोगों और कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। इनके कारण आलू की पैदावार में काफी कमी आती है, इसलिए किसान इनका नियंत्रण किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RP प्रसाद से। आप 30 नवंबर तक अपने आलू की बुआई कर चुके होंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आलू चूँकि किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी एक सब्जी की फसल है और इसमें जो 2 बीमारियां आती हैं, एक है अगेती झुलसा और दूसरा है पछेती झुलसा। अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं। अर्ली ब्लाइट जो होती है इसके कारण से लगभग आलू की फसल जो होती है वो 40 से 60% तक, तथा पछेती झुलसा जब लगता है तो उससे 80 से 100% तक की आलू की फसल की हमारे नुकसान होती है। जब हमारा टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, 25 डिग्री से ऊपर रहता है, 30-35 डिग्री, और आर्द्रता हमारा कम होता है, 80 से नीचे जब होता है, वैसे में जैसे ही हमारी आलू की फसल तैयार होती है तो उसमें अगेती झुलसा आपका लगता है। अगेती झुलसा का पहचान ये है कि किसान भाई, जैसे ही आप आलू की पत्ती आप देखेंगे, सबसे नीचे वाली पत्ती वो पीली कलर की होती है और छोटा छोटा उस पर स्पॉट बनता है। आगे चल करके वो स्पॉट एक जिसको हम लोग कहते हैं टारगेट बोर्ड की तरह से रिंग में दिखाई देता है और वो पत्ता फिर पीला होकर के गिर जाता है। ऐसी स्थिति में किसान बंधु, अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आपकी आलू की अच्छी उपज हो जाएगी। पहली चीज़ किसान भाई आप सीधी जान लें, आप जैसे ही आप आलू की बुआई करते हैं उसके 10 दिन के बाद खेत में हल्की सिंचाई करें, क्योंकि आलू की नाली में अगर ज़्यादा आप पानी भर दीजिएगा तो इसके कारण से जो कंद का निर्माण होता है वो प्रक्रिया धीमी हो जाती है, कभी कभी वो सड़ भी जाता है। यह रोग भूमि जनित होता है, अतः 2 से 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए। खुदाई के बाद फसल अवशेष को नष्ट कर दें। रोग के लक्षण दिखाई पड़ने पर मैंकोजेब नामक रसायन की 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे हम ये सलाह देंगे कि जैसे ही आपका आलू 35 के दिन के आसपास जैसे हो जाए तो उस पर आप मिट्टी चढ़ाएं, अर्थिंग करें, और ये मिट्टी चढ़ाने का काम आप 10 से 12 सेंटीमीटर ऊपर करें। तो जब आप मिट्टी अच्छी तरह से चढ़ाए रहेंगे तो जो भी पत्ती है पास में वो उस पर इसका अटैक नहीं होगा। दूसरी चीज़ हमने कहा, जो खाद है आपका उसका आप सही मात्रा में प्रयोग करें, क्योंकि किसान भाई अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो उस पर झुलसा रोग का ज़्यादा प्रकोप होता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि सही मात्रा में ही आप नाइट्रोजन का प्रयोग करें, और मिट्टी चढ़ाने से पहले आप अपने खेत में यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करके ही आप मिट्टी चढ़ाएं। दूसरी जो बीमारी है मुख्य रूप से वो है आपका पछेती झुलसा। पिछेता झुलसा रोग ये भी एक फफूंद जनित रोग है। यह बीमारी आलू में लगने वाली बीमारियों में सबसे ज्यादा घातक होती है। इस रोग से पौधे की पत्तियां, डंठल एवं कंद प्रभावित होते हैं। इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों पर छोटे हल्के पीले रंग के अनियमित आकार के धब्बों के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो बाद में बहुत तेजी से पूरे पौधों पर फैल जाते हैं और आपस में मिल जाते हैं, जिससे पूरा पौधा कुछ ही दिन में समाप्त हो जाता है। यह बीमारी आर्द्रता अधिक होने पर ज्यादा लगती है
तथा प्रभावित पौधों से तीक्ष्ण गंध भी आती है। यदि तापमान 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा आर्द्रता 80% से अधिक है तो यह बीमारी तेजी से फैलती है तथा पूरी फसल 1 सप्ताह में समाप्त हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जो हमने कहा कि जो मिट्टी चढ़ाना, ये काम आप ज़रूर करें। साथ ही साथ जब आपका फसल लगभग 60 दिन के आसपास हो जाए या आप ये देखें कि हल्की बदली छा रही है और हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है, आर्द्रता बढ़ रहा है, वैसे स्थिति में आपको बचाव के लिए सिंचाई जो हमने बताया वो 10 दिन के अंतराल पे करें। साथ ही साथ इंडोफिलियम 45 आता है, इसका छिड़काव 2.5 ग्राम पर लीटर पानी की दर से आप करें। पत्ती मोड़क विषाणु, यह एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग से ग्रसित पौधों की पत्तियां मध्य शिराओं से ऊपर की ओर मुड़ जाती है, परंतु मुख्य रूप से इसके लक्षण कंदों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों के किनारे अंदर की ओर मुड़ जाते हैं तथा पत्तियां पीली पड़ जाती है। ये पत्तियों का मुड़ना नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जाता है तथा पत्तियां मोटी एवं भंगुर हो जाती हैं तथा छूने मात्र से ही पत्ती टूटने लगती है। पौधे के पोरियों के बीच की दूरी कम हो जाती है जिससे पौधा बौना रह जाता है। प्रबंधन: स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज का प्रयोग करें। रोगी पौधों को उखाड़कर जला दें अथवा गड्ढे में दबा दें। इस रोग के वाहक माहू के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट या मोनोक्रोटोफॉस दवा की 1 लीटर की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरह से आपकी जो आलू की पैदावार है वो आप बढ़ा सकते हैं। इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। धन्यवाद। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल के मौसम विज्ञान विभाग से प्रेषित मौसम पूर्व अनुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड के तराई, मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। आगामी 4 दिनों के दौरान उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में 13 और 14 दिसंबर को हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में 13 और 14 दिसंबर को कहीं कहीं बर्फबारी की भी संभावना है। 12 और 15 दिसंबर को मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहेंगे लेकिन वर्षा की संभावना नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सिंचाई, उर्वरकों और रसायनों का प्रयोग फिलहाल टाल दें। जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। ओलावृष्टि से बचाव हेतु प्याज पौध को सूखी घास की पलवार से ढककर रखें। खेत में वर्षा जल का भराव न होने दें। जौ की ज्योति, मंजुला, RS6 किस्मों की विलंब दशा में बुआई दिसंबर के दूसरे पखवाड़े तक पूरा कर लें। समय से बोई गई चने की फसलों में 2 बार निराई गुड़ाई करें। पहली बुआई के 20 से 25 दिन बाद और दूसरी पहली सिंचाई के बाद बुआई के 45 से 50 दिन बाद करें। पपीता, आम एवं लीची के नए रोपित पौधों को पाले से बचाने हेतु सूखी घास फूस एकत्रित कर लें ताकि इन पौधों को पाले से बचाने के लिए 15 दिसंबर एवं उसके बाद कवर किया जा सके। आम के बाग में कड़ी कीट के नियंत्रण हेतु पॉलीथीन स्ट्रिप का प्रयोग करें ताकि इन कीटों को पौधों के ऊपर चढ़ने से रोका जा सके। इसके लिए 25 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी पॉलीथीन लेकर पौधों की मुख्य तना एवं जमीन की सतह से लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर पौधों की तनों के चारों ओर लपेट दें। लपेटने के बाद पॉलीथीन की निचली और ऊपरी सतह पर ग्रीस या खराब तेल का प्रयोग करते हुए पॉलीथीन के दोनों सिरों को रस्सी से बांध दें। इस बदलते मौसम में नवजात पशुओं में निमोनिया की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए पशुओं की आवास व्यवस्था को सुदृढ़ करें व आहार में गर्म चीजें दें। रात के समय अगर आवास में अंगीठी जलाई है तो पशुओं के ऊपर रात के समय बोरे नहीं डालें, इससे पशुओं के जलने का खतरा बना रहता है। मिर्च अपने तीखे गुणों के कारण मसाला की मुख्य फसल है। इसकी खेती से किसान वर्ष भर अच्छा लाभ कमाते हैं। कभी कभी रोगों के कारण इसका उत्पादन कम हो जाता है और जो किसान समय रहते रोगों की सही पहचान करके नियंत्रण कर लेते हैं वो इससे अच्छा खासा मुनाफा भी
कमाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मिर्च की फसल में लगने वाले रोगों के कारण, लक्षण और रोकथाम के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। लीफ कर्ल, मरोडिया या चुर्रा मुर्रा रोग। ये मिर्च की एक भयंकर बीमारी है। ये एक विषाणु जनित रोग है। ये रोग फसल में ज्यादातर आता है। इसमें पत्तियां अनियमित ढंग से मुड़ जाती हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है तथा फलों का आकार छोटा होने लगता है। अधिक प्रकोप होने पर पौधा फल विहीन हो जाता है। अगर इसका समय रहते नहीं नियंत्रण किया गया तो ये पैदावार को भारी नुकसान पहुंचाता है। लीफ कर्ल रोग का नियंत्रण। ये एक विषाणु रोग है। ये रोग सफेद मक्खी से फैलता है, अतः इसका नियंत्रण भी सफेद मक्खी से छुटकारा पाकर ही किया जा सकता है। इस रोग से बचाव के लिए मिर्च की क्यारी में बुआई से पूर्व कार्बोफ्यूरान 3G 8 से 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि में मिलाएं तथा पौधरोपण के 15 से 20 दिन बाद डाइमिथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी की दर से घोलकर फसल पर छिड़काव करें। ये छिड़काव 10 से 12 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार दोहराएं। फूल आने के बाद उपरोक्त कीटनाशक दवाओं के स्थान पर मैलाथियन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। अधिकतम रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा रोग की प्रतिरोधी किस्में जैसे पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार और पंत C1 को लगाना चाहिए। इससे रोगों की समस्या आपकी फसल में नहीं आएगी और मिर्च की भरपूर पैदावार मिलेगी, जिससे अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है।